हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मेरे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बायोलॉजी कक्षा 12 की एक ऐसे टॉपिक को जिसके बारे में जानना तो हर कोई चाहता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, या वो लड़का हो या वो लड़की हो। जानना हर कोई चाहता है, लेकिन खुल करके बात कोई नहीं करता। जी हाँ, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, जो कि एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है कक्षा 12 का। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो मानव होता है उसमें जनन किस प्रकार का होता है, यानी कि हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं मानव जनन। ठीक है, देखो अच्छे से अगर समझना है इस टॉपिक को तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। मैं आज ज्यादा कुछ नहीं बताने वाला हूँ इस टॉपिक में, इस चैप्टर का। मैं केवल आपको इंट्रोडक्शन बताने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन बताऊंगा मैं आपको, इसमें मोटी मोटी बातें बताऊंगा। फिर अगले क्लास में मैं आपको इसका टॉपिक मेन जो होता है, जैसे कि मानव जनन तंत्रों में मैं आपको बताऊंगा नर जनन तंत्र कैसा होता है, उसमें कौन कौन से भाग मुख्य होते हैं। फिर मादा जनन तंत्र कैसा होता है, उसकी संरचना क्या होती है, कौन कौन से भाग मुख्य होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं। इन सभी के बारे में मैं अगले क्लास में बात करूंगा। तो सबसे पहले आज मैं यहाँ पर केवल और केवल इंट्रोडक्शन देखने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन बताऊंगा, मोटी मोटी बातें बताऊंगा यहाँ पर, जो आपके लिए जानना काफी हद तक जरूरी होता है। तो चलिए अगर हम बात करते हैं मानव जनन की, तो सबसे पहले अगर हम जनन के प्रकार की बात करते हैं, यानी कि जो मानव होता है, जो मनुष्य होता है, वो किस प्रकार का जनन करता है, यानी कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, जनन के प्रकार की बात करते हैं। जनन की प्रकार, यानी कि अगर हम बात करते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो अभी तक आपने क्या हुआ, कक्षा 11 में पढ़ा होगा, कक्षा 10 में पढ़ा होगा, कक्षा 9 में पढ़ा होगा पौधों के बारे में जनन। ठीक है, छोटे छोटे जीव जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम और प्लेनेरिया, इन सभी में जनन पढ़ा होगा। ठीक है, किस प्रकार का जनन होता है किस प्रकार का जनन होता है, आपने उसको भी देखा होगा। ठीक उसी प्रकार से जो मनुष्य होता है, जो मानव होता है, वो किस प्रकार का जनन करता है उसको भी देखते हैं। तो बेटा जो मानव होता है, तो मानव में जो जनन का प्रकार होता है, यानी कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है, वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं लैंगिक जनन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मानव होता है वो लैंगिक जनन करने वाला एक प्राणी होता है। तो लैंगिक जनन बेटा होता कहां पर है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कहां पर है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो आपकी जो आवश्यकता होती है वो मेल की, यानी कि नर की आवश्यकता होती है, और दूसरी जो होती है वो होती है फीमेल की, यानी कि मादा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर अगर हम करते हैं मेल और फीमेल की बात करते हैं, तो मेल जो होता है उसके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो फीमेल होता है उसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। यानी कि अगर हम कहते हैं मेल में, तो मेल के अंदर कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, तो मेल के अंदर हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं मानव में नर के अंदर नर जनन तंत्र पाया जाता है, और मादा के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है, यानी कि अगर हम बात करते हैं मादा में, हिंदी में क्या है, तो मादा जनन तंत्र पाया जाता है। मादा जनन तंत्र पाया जाता है। तो अभी आपने यहाँ पर क्या देखा और क्या समझा, मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने देखा नर के अंदर केवल और केवल नर जनन तंत्र पाया जा रहा है, यानी कि केवल और केवल एक ही प्रकार का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल में प्रेजेंट है, और एक ही प्रकार का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो फीमेल में प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से ओवरऑल अगर हम आपको कहें, तो जो मानव होता है, जो मनुष्य होता है, वो क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। मनुष्य क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल होता है, यानी कि एक लिंगी होता है, एक लिंगी होता है मनुष्य। इतना बात समझ में आया बेटा, जो मनुष्य होता है वो एक लिंगी होता है। ठीक है, पॉइंट को आप नोट कीजिए। मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है, मानव एक लिंगी होता है। कैसे
कि मानव के अंदर जो नर होता है उसके अंदर नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है, और फीमेल जो होती है फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि मादा जनन तंत्र पाया जाता है। ठीक, इतना पॉइंट पहला हो गया हमारा। अब अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, ये क्या है हमारा पहला पॉइंट है। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। देखो सभी प्रोजेक्ट सभी जो जीव होते हैं उसमें देखिए अगर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं यानी कि दूसरे नंबर पर बात करते हैं, जो पौधे होते हैं वो पौधे बनाते हैं। ठीक है, कुछ जैसे पक्षियां होती हैं तो वो अंडे देती है, कुछ जानवर जो होते हैं वो बच्चे देते हैं। तो मनुष्य क्या करता है, तो मनुष्य जो होता है वो भी बच्चा देता है, यानी कि मनुष्य क्या होता है, बच्चा देने वाला एक प्राणी होता है। यानी कि उसको हम कहें ये सजीव प्रजक होता है या फिर ये जरायुज होता है। सजीव प्रजक कहें या फिर जरायुज कहें, वीवी पोरस कहते हैं इसको। ठीक है, तो मानव क्या होता है, तो मानव है जरायुज, जरायुज यानी कि या हम कह सकते हैं सजीव प्रजक। सजीव प्रजक का बेटा मतलब होता है वीवी पोरस। इसको अगर हम एकदम क्लियर डिफाइन करें तो वीवी पोरस का मतलब होता है कि वह जीव जो अपने जीवन काल में एक शिशु को जन्म देता है उसे हम सजीव प्रजक के नाम से जानते हैं। ये रही थोड़ी सी मोटी बातें जो आपको जानना जरूरी होता है। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में जानना तो हर कोई चाहता है लेकिन खुल करके बात कोई नहीं करता। और हाँ, आपके क्लास में भी जब आपको पढ़ाया जाता है तो शायद इस टॉपिक को स्किप करके अगले टॉपिक पर डका दिया जाता है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा गलत होता है क्योंकि अगर हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, इसके बारे में जानेंगे नहीं तो इसके लिए हमें अवेयरनेस नहीं हो पाएगा। तो इस टॉपिक को पढ़ना भी जरूरी होता है। चलिए आप इन 2 पॉइंट्स को नोट कीजिए। 2 पॉइंट्स में मैंने आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक है, आगे चलिए। देखो मनुष्य में जो जीवन की अवस्था होती है वो 3 भागों में बांटी गई है। ठीक है, जितने भी मनुष्य होते हैं, चाहे मैं हूं, आप हो, आपके घर में आपके दादा हो, परदादा हो या फिर पापा हो, सभी के जीवन काल को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन में तो सभी के जीवन काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या आता है, पहला होता है शिशु अवस्था, शिशु अवस्था। दूसरा होता है आपका किशोरावस्था, किशोरा अवस्था। और तीसरा होता है आपका वृद्धा अवस्था। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं शिशु अवस्था किस उम्र को कहते हैं, किशोरा अवस्था किस उम्र को कहते हैं, वृद्धा अवस्था किस उम्र को कहते हैं, तो इसकी अगर बात करते हैं तो थोड़ी थोड़ी बातें आपको जानना जरूरी होती है। अगर हम बात करते हैं, इधर देखो, एक तरफ हम लेते हैं नर और दूसरी तरफ हम लेते हैं मादा, यानी कि हम लेते हैं मेल को एंड हियर यहां पर हम लेते हैं फीमेल को। देखो अब अगर हम नर की बात करते हैं यानी कि हम अपने में बात करते हैं, आप लोगों में बात करते हैं, जो लड़के होते हैं उनकी बात करते हैं, तो नर में जो शिशु अवस्था होती है वो होती है आपकी 12 वर्ष तक। ठीक है, 12 वर्ष तक जब कोई बच्चा होता है तो वहां पर उसकी शिशु अवस्था चलती है, यानी कि वो माना जाएगा जन्म से 10 या 12 वर्ष तक जो अवस्था होती है, 10 या 12 साल की जो अवस्था होती है वो शिशु अवस्था मानी जाती है। वहीं पर जो महिला होती है वो भी जन्म से 10 वर्ष तक शिशु अवस्था इनकी मानी जाती है। ठीक, और अगर हम बात करते हैं किशोरावस्था की, जिसको हम प्यूबर्टी एज के नाम से जानते हैं, किशोरावस्था को हम क्या करते हैं, प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं, प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं। और प्यूबर्टी जो होती है वो आती है आपका, अगर नर की बात करते हैं तो वो होती है 10 से 13 या फिर 14 साल तक की मान लेते हैं। 10 से 14 साल की अवस्था में जो किशोरावस्था होती है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, वो शुरू हो जाती है। और अगर वहीं पर अगर हम बात करते हैं, फीमेल की बात करते हैं, मादा की बात करते हैं, तो यहां पर जो होता है वो आपका 10 से 12 साल की अवस्था आने पर किशोरावस्था आती शुरू हो जाती है, प्यूबर्टी एज आ जाती है। यही एक ऐसा उम्र होता है जिसमें हर बच्चे से, हर बच्चियां से थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ता है, उनमें उनको लगता है कि अब हम बड़े हो गए हैं, हम अपनी जिम्मेदारी खुद समझ सकते हैं या हमें किसी की हेल्प की आवश्यकता नहीं है। तो ये वही उम्र है। और यहाँ पर क्या होता है, एक अलग अलग प्रकार के हार्मोन सीक्रेट होते हैं हमारे दिमाग से जो हमें सभी काम करने में मदद करते हैं, चाहे वो गलत हो या चाहे सही हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वृद्धावस्था की। तो वृद्धावस्था
एक ऐसी अवस्था है जहां पर जाकर के जनन की क्षमता खत्म हो जाती है, जनन क्षमता समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप फिर से देख लीजिए। शिशु अवस्था जो होता है वो जन्म से लेकर के 12 या 10 या 12 वर्ष तक होता है पुरुषों में। ठीक है, और महिलाओं में बात करते हैं तो जन्म से लेकर के 10 वर्ष तक होता है। और अगर हम बात करते हैं किशोरावस्था की, तो किशोरावस्था की जो शुरुआत होती है, जिसको हम प्यूबर्टी एज कहते हैं, यहाँ पर ढेर सारे प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, वो होती है 10 से 14 साल तक की। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं मादा में, तो मादा में होती है 10 से 12 साल तक की। ठीक है, 10 से 12 साल में माना जाता है कि जो कोई महिला होती है वो एडल्ट हो चुकी होती है, यानी कि वो माँ बनने के लायक हो चुकी होती है। लेकिन वहीं पर अगर हम पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष जो होता है बाप बनने के लायक 10 से 14 वर्ष के बाद होता है। ठीक, और अगर वृद्धावस्था की बात करते हैं तो वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर जन्म की क्षमता समाप्त हो जाती है। इन तीनों पॉइंट को नोट कीजिए। फिर मैं आपको आगे बताता हूं कि मानव में जो लैंगिक लक्षण होते हैं वो कौन कौन से लक्षण होते हैं, यानी कि जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो मानव होता है वो लैंगिक जनन करने के लिए कब सक्षम होता है, उस पॉइंट को। चलिए, अब अगर बात करते हैं हम लैंगिक लक्षण, जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल कैरेक्टर। सेक्सुअल कैरेक्टर्स की बात करते हैं, लैंगिक लक्षण की बात करते हैं, तो क्या होते हैं? देखो, मानव जो होता है उसमें 2 लैंगिक लक्षण होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 2 लैंगिक लक्षण होते हैं? पहले नंबर पर आता है आपका प्राथमिक लैंगिक लक्षण। प्राथमिक लैंगिक लक्षण आता है। दूसरे नंबर पर आता है आपका द्वितीयक लैंगिक लक्षण, यानी कि प्राथमिक लैंगिक लक्षण को हम कहते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, और द्वितीयक लक्षण को हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, ये 2 लक्षण होते हैं। अब दोनों लक्षण में क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं एक मानव जाति में, उन सभी के बारे में अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्राथमिक लैंगिक लक्षण की। ठीक है, प्राथमिक लैंगिक लक्षण की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जो नर होते हैं उसमें अलग लैंगिक लक्षण होता है, मादा होती है जो उसमें अलग अलग लैंगिक लक्षण होता है। देखो, नर की अगर बात करते हैं और मादा की अगर बात करते हैं अलग अलग, तो नर में क्या होता है? नर के अंदर थोड़ा सा शरीर का आकार बढ़ जाता है, वो बड़े हो जाते हैं। ठीक, और इनमें कुछ प्रकार के कुछ नए नए हार्मोन स्रावित होने लगते हैं। ठीक है, और अगर मादा की बात करते हैं तो मादा में भी वही होता है, शरीर का आकार बढ़ जाता है, यानी कि ये क्या होते हैं? किशोरा अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। किशोरा अवस्था में प्रवेश, और यहां पर भी होता है किशोरा अवस्था में प्रवेश। ठीक है, किशोरा अवस्था में दोनों प्रवेश कर जाते हैं, यहाँ पर नए नए प्रकार के हार्मोन्स का स्राव होता है। ठीक, ये प्राथमिक लैंगिक लक्षण होता है। अब दूसरे प्रकार की बात करते हैं तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होता है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण अगर हम बात करते हैं मानव में, मानव जाति में अगर हम बात करते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण की, नर के अंदर और मादा के अंदर। ठीक है, तो जो नर होता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण इसमें सुचारू रूप से जो दिखाई देता है वो होता है 10 से 14 साल के उम्र में। और अगर जो मादा होती है तो मादा में जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होता है वो दिखाई देता है 10 से 12 साल की उम्र में।
10 से 12 साल की उम्र में दिखाई देता है। दूसरा क्या होता है द्वितीयक लैंगिक लक्षण में, शरीर पर बाल उगने लगते हैं। जो नर होता है उसमें शरीर पर क्या होता है, बाल उगने लगते हैं, यानी कि दाढ़ी आने लगती है, मूछें आने लगती है, यानी कि बंदा जवान होने लगता है। ठीक है, शरीर पर, चेस्ट पर बाल आने लगता है, हाथ में, पैर में बाल आने लगता है। ठीक है, और अगर मादा की बात करते हैं तो मादा में भी क्या होते हैं, शरीर पर बाल उगने लगते हैं, लेकिन सभी अंगों पर बाल नहीं उगते। जैसे कि हमारा चेस्ट हो गया, उस पर नहीं उगता। ठीक है, हाथों पैरों में तो उगता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ में भी क्या होता है, शरीर पर बाल उगने लगते हैं। नर में हमने बताया आपको कि जो शरीर में बाल उगते हैं वो कहाँ उगते हैं, तो हाथ पैर में, दाढ़ी मूछें आने लगती हैं। ठीक है, दाढ़ी मूछ आने लगती है। जननांग पर यानी कि जनन अंगों पर बाल आ जाते हैं। ठीक है, और अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में क्या होता है, जो बेसिकली हेयर जो होते हैं, जो बाल होते हैं, वो जननांगों पर उगने लगते हैं, जिनको हम प्यूबिस हेयर के नाम से जानते हैं, प्यूबिक हेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखना, जो फीमेल के अंदर जो अंगांगों के बाल आते हैं उसको प्यूबिस हेयर के नाम से जाना जाता है। ये समझ में आया। अब अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तीसरा पॉइंट क्या हो जाता है कि जो नर होता है, यानी कि जो मानव में पुरुष होता है, उसकी आवाज भारी हो जाती है, और जो महिला होती है उसकी आवाज तो पतली ही रहती है। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पर जो वॉइस पिच होता है, एक मेल के अंदर जो वॉइस पिच हो जाए, थोड़ा सा आपको जगह चाहिए तो आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। नर मादा, अगर हम बात करते हैं नर में जो वॉइस पिच होता है, वॉइस पिच यानी कि आवाज का स्तर, आवाज का स्तर। अगर आवाज के स्तर की बात करते हैं पुरुष के अंदर, तो आवाज का स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कंठ जो होता है, कंठ का आकार बढ़ जाता है। ठीक है, कंठ का आकार बढ़ जाता है। ठीक है, वॉइस पिच जो होती है इसकी कम हो जाती है, यानी कि जो नर होता है उसमें जो पिच होती है वो इस प्रकार से चलती है, आवृत्ति जो होती है वो कम होती है। ठीक है, आवृत्ति कम होने की वजह से आवाज भारी हो जाता है। ठीक है, आवृत्ति कम होने की वजह से, जैसे कि अगर कोई तरंग दैर्घ्य चल रहा है, वो काफी लंबा लंबा तरंग मार रहा है, तो कम दूर तक जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आवृत्ति जो होती है इसकी बढ़ जाने से, ठीक है, आवृत्ति बढ़ जाने से आवाज भारी होता है लेकिन दूर तक नहीं जाता है। इसलिए क्या होता है कि जब कोई पुरुष चिल्लाता है तो आवाज बहुत तेजी से सुनाई देता है, पास तक ही वो गूंजता है लेकिन दूर तक नहीं जाता है। और अगर हम बात करते हैं महिलाओं में, तो जो वॉइस पिच होता है वो हाई होता है। ठीक है, यहां पर जो यहाँ पर वॉइस, पुरुष में क्या होता है, वॉइस पिच जो होता है वो लो होता है, वो आवाज का स्तर क्या होता है, लो होता है लेकिन गूंजता ज्यादा है। फीमेल के अंदर बात करते हैं तो फीमेल के अंदर जो वॉइस पिच होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, यानी कि बहुत ज्यादा तेज होता है, आवाज का स्तर तेज होता है। यानी कि उसमें क्या होता है, कंठ नहीं बढ़ता है, जो इसकी आवृत्ति होती है, जो तरंग दैर्घ्य होती है वो क्या होती है, कम होती है। इसीलिए आवाज क्या होता है, पतला होता है और काफी दूर तक जाता है। कोई महिला अगर चिल्लाती है तो काफी दूर तक सुनाई देता है। ठीक है, बाकी सब लोग क्या करते हैं, अपना काम धाम छोड़ करके उसको देखने के लिए आ जाते हैं क्या प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो ये होता है कारण। मैं आशा करता हूं कि इतनी पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी, तो फटाक से आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं अगले पॉइंट की ओर चलता हूं, आपको बताता हूं कि अगला पॉइंट हमको क्या जानना है।
बेसिकली अगर हम नर की बात करते हैं और इधर मादा की बात करते हैं, यानी कि हम इधर फीमेल की बात करते हैं और इधर हम मेल की बात करते हैं, फीमेल और मेल हमने अलग अलग क्यों लिखा है, इसके पीछे का रीजन मैं आपको थोड़ी समय के बाद बिना बताए पता चल जाएगा। ठीक है, देखो जो नर होता है, नर के अंदर पाया जाता है नर जनन तंत्र। ठीक है, नर के अंदर क्या पाया जाता है, नर जनन तंत्र पाया जाता है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है। ठीक है, मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है। और जो मादा होती है, यानी कि जो फीमेल होती है, फीमेल के अंदर मादा जनन तंत्र पाए जाते हैं, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। क्लियर हुआ इतना? अब जो नर में नर जनन तंत्र होता है, इसका मुख्य भाग होता है वृषण। ठीक है, इसका मुख्य भाग क्या होता है, वो होता है वृषण, इसको कहते हैं टेस्टिस। ठीक है, और जो मादा होती है, मादा में जो मुख्य भाग होता है जनन तंत्र का, वो होता है अंडाशय, जिसको हम कहते हैं ओवरी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो नर जनन तंत्र के वृषण से निकलता है नर युग्मक, नर युग्मक जिसको हम मेल गैमिट कहते हैं। मादा के अंडाशय से निकलता है फीमेल गैमिट, यानी कि मादा युग्मक। पूरी चैप्टर की समरी यहीं पर है, इसको हम कहते हैं फीमेल गैमेट। क्लियर हुआ इतना? अब अगर हम बात करते हैं ये नर युग्मक और मादा युग्मक, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो दोनों को हम कहते हैं युग्मक जनन, युग्मक जनन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, युग्मक जनन क्या होता है, तो युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को हम युग्मक जनन के नाम से जानते हैं। युग्मक निर्माण दो प्रकार का होता है, एक नर युग्मक, दूसरा होता है मादा युग्मक। अब अगर हम बात करते हैं नर युग्मक की, तो नर युग्मक को हम कहते हैं शुक्राणु। नर युग्मक को क्या कहते हैं, हम शुक्राणु कहते हैं। मादा युग्मक की बात करते हैं तो मादा युग्मक को हम कहते हैं अंडाणु, यानी कि शुक्राणु को इंग्लिश में कहते हैं स्पर्म और अंडाणु को इंग्लिश में कहते हैं ओवम, ओवर एग या ओवा कहें। ठीक है, अब देखो जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, शुक्र जनन कहते हैं। शुक्र जनन, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को हम कहते हैं शुक्र जनन, जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस इंग्लिश में। क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस इंग्लिश में कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को, तो अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को हम कहते हैं अंड जनन, यानी कि इंग्लिश में कहें तो इसको oogenesis के नाम से जानते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं अक्षर को छोटा लिख रहा हूं क्योंकि पूरे टॉपिक को यही फ्लो चार्ट में कंप्लीट करना है, जगह कम है, मैं बोल रहा हूं, इससे आप एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, अब नर युग्मक जिसको हम कहते हैं शुक्राणु, शुक्राणु शुक्र जनन के द्वारा बनता है, अंडाणु अंड जनन के द्वारा बनता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि युग्मक जनन क्या होता है, तो युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन कितने प्रकार का होता है, तो युग्मक जनन दो प्रकार का होता है, शुक्र जनन और अंड जनन। तो शुक्र जनन क्या होता है, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं, अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? अब देखो क्या होता है कि शुक्राणु और अंडाणु, ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलते हैं, ये दोनों युग्मक हैं, शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलते हैं, यानी कि दो युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं, यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। इतना क्लियर हुआ? लेकिन याद रखिएगा, जो शुक्राणु होता है वो अंडाणु के पास जब पहुंचता है, ठीक है, जो पहुंचता है, जिस माध्यम से पहुंचता है, जिस रास्ते से पहुंचता है, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, यदि शुक्राणु अंडाणु के पास
मादा जनन पथ की सहायता से पहुंचता है। ठीक है, शुक्राणु अंडाणु के पास मादा जनन पथ के साथ सहायता से पहुंचता है तो इसको कहते हैं वीर्य सेचन। ठीक है, क्या कहते हैं? वीर्य सेचन। वीर्य सेचन। तो वीर्य सेचन एक प्रक्रिया होती है जिसमें शुक्राणु यानी कि नर युग्मक मादा जनन पथ के सहायता से मादा युग्मक के पास पहुंचता है। ठीक है, अब बन जाता है यहाँ पर युग्मनज बन जाता है। दोनों अगर पहुंच जाएंगे, एक साथ मिल जाएंगे तो युग्मनज का निर्माण हो जाएगा। युग्मनज में आगे चल करके विभाजन होता है। ठीक है, युग्मनज जो होता है वो आपका एक डिप्लॉइड सेल होता है, द्विगुणित कोशिका होती है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें द्विगुणित कोशिका होती है, 2n टाइप की कोशिका होती है। अब इसमें क्या होता है? विभाजन होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें? विभाजन होता है। विभाजन होता है। विभाजन के दौरान ये जो द्विगुणित एक कोशिका होती है, 2n टाइप की जो एक कोशिका होती है, इसमें विभाजन होता है। विभाजन के दौरान 2 कोशिका बनती है, 2 से 4, फिर बनता है 8, फिर 16 बनता है, जिसको मारूला कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? मारूला। मारूला क्या होता है? मालबेरी नाम का एक पौधा होता है। ठीक, उसी के प्रकार स्ट्रक्चर देखने को मिलता है 16 सेल की भ्रूण अवस्था का, इसलिए इसका नाम मारूला दे दिया। उसके बाद ब्लास्टुला आता है, ब्लास्टुला। इसके बाद गैस्ट्रुला आता है। उसके बाद क्या होता है? एम्ब्रियो का डेवलप हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? एम्ब्रियो, यानी कि एक भ्रूण का विकास होता है। और अंततः 9 महीने में, ठीक है, अंततः क्या होता है? 9 महीने के बाद 9 महीने के बाद एक परिपक्व शिशु का जन्म होता है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे नर जनन तंत्र के बारे में, फिर उसके बाद की क्लास को में हम आपको पढ़ाएंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। इसी प्रकार से इसी सीक्वेंस से चलता रहेगा पूरा क्लास और आपको अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। बने रहिएगा आप हमारे साथ हर क्लास में, ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर सके। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।